नमस्कार दोस्तों, वटवृक्ष के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजसमंद के जिस रत्न से आपको मिलाने जा रहे हैं वो एक मल्टी फेसेटेड टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। मतलब कि उनका जो जीवन का जो पूरा कार्यकाल पूरा जो रहा है, पूरा जीवन चक्र जो रहा है, वो अलग अलग फील्ड में उन्होंने अपने काम किया हुआ है। ये लोक अधिकार मंच के नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नादरा कांग्रेस कमेटी के एडवाइजर, लोक अधिकार मंच राजसमंद जिले के उपाध्यक्ष, नादर व्यवसाय संघ के अध्यक्ष, बिनाडी समाज नादौरा के पंच, नादौरे के जलाशय परिषद के भी अध्यक्ष, पेंशनर समाज के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और इसी के साथ लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है और भी बहुत सारे पद इन्होंने ग्रहण किए और उन पदों पर अच्छा से अच्छा काम किया। समाज सेवा भी की। इनका जो करियर है वो शुरुआत हुआ था पुलिस डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, फिर ये टीचर बने, सरकारी स्कूल के टीचर बने। उसके बाद वहाँ से रिटायर, उसके साथ साथ इन्होंने समाज सेवा का भी काम किया और उसके साथ साथ इनकी रुचि जो कला चित्रकारी मूर्तिकारी इनमें भी रुचि रही है। और 1993 में ये अध्यापक की पद से इनका सेवानिवृत्ति हुई। तब ये खमनोर स्कूल में लेक्चरर पद पे नियुक्त थे। तो वहाँ पे भी इन्होंने महाराणा प्रताप की 14 फीट की जो मूर्ति है वो इन्होंने निर्माण करवाया। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए आपसे परिचय कराता हूँ। श्री माणिकलाल जी वशिष्ठ, जो नाथद्वारा के जाने माने चेहरा हैं और कांग्रेस पार्टी में बहुत सम्मानित सदस्य हैं और साथ ही यहाँ के समाज सेवियों में इनका अच्छा खासा नाम है। तो इनसे बात करते हैं, उनके जानते हैं इनकी जीवनी के बारे में, इनके जीवन के पूरे सफ़र और इनके अनुभवों के बारे में, और जानेंगे कि नाथद्वारा के बारे में भी इनसे कुछ जानकारी लेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाल के हमको इंटरव्यू देने का। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कब, कौन से साल में आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म 1935 में 16 फरवरी को नाथद्वारा प्रॉपर में ही हुआ। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपके शिक्षा से अब मतलब शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई? और मैंने मैट्रिक तो नाथद्वारा में किया था। उसके बाद हम एजुकेशन में STC, BA, BEd, MA ये सब जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में रह कर किया और टीचरशिप में रह कर के मैंने फर्स्ट ग्रेड तक जो है मेरा प्रमोशन हुआ है। और 93 में मैं जो है रिटायर हो गया 93 में। तो आपका जो टीचर का जो आपके अध्यापक जो आप बने वो कौन से साल में बने? अध्यापक बना था 1956 में। अच्छा, और ये जो आपकी जो भी शिक्षा की पूरी बताई आपने, जो BA MA BEd जो करी? 1954 में मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था। RTC मैंने पास की ट्रेनिंग। RTC की फुल फॉर्म? पुलिस डिपार्टमेंट की RTC। अच्छा, ट्रेन हूँ मैं। अच्छा, वो ट्रेनिंग कोर्स। अच्छा, तो जो आपने ये BEd MAd और ये जो करी वो आपने कौन से मतलब कहाँ से करी? नाथद्वारा से ही? तो वो तो क्रमशः समय समय पर किए हैं, अलग अलग जगह पर रह करके भी किए और ओपन किया, मैं रेगुलर नहीं किया मैंने। क्या BA के बाद BEd और MA तक जो है मैंने 1990 में किया। अच्छा, तो आपका जो आप शिक्षण में जो तब थे तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मैं राजनीति, मेरा विषय रहा है राजनीति शास्त्र।
अच्छा, तो आप है ना अपने अध्यापन के जो जो भी कार्यकाल रहा उसमें कहाँ-कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई? इस यात्रा में हम 30 गांवों में हमारा मेरा जो है रहना पड़ा मुझे 30 गांवों में। अच्छा। अब किसी गाँव को बताऊँ मैं अब? नहीं, ऐसे कोई खास गाँव हो जहाँ आपको कोई अच्छा अनुभव रहा हो जो आपको ज़िंदगी भर याद देखिए, अच्छे जगह मैं जो है इधर पहाड़ों में भी झाड़ू फलसिया की तरफ भी रहा, या रेल मंगरा में भी रहा, चित्तौड़गढ़ जिले में भी रहा, और यहाँ गोवर्धन क्या कहते हैं हायर सेकेंडरी में भी रहा, नाथद्वारा में रहा। सब जगह जो है मेरा रहा है और सब जगह मैंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है क्या, और वो नमूने आज भी विद्यमान है वहाँ। तो अगर आप थोड़ा डिटेल में बताना चाहें तो आप बताएँ कि आपने कहाँ-कहाँ पे स्कूल पे क्या-क्या मतलब अपनी जो कला का जो है कि योगदान दिया है? मुख्य रूप से मैंने हायर सेकेंडरी खमनौर में महाराणा प्रताप की 8 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है, जो बढ़िया सुरक्षित है, आज भी है। और अ, उसी के नाम से उस स्कूल का नाम महाराणा प्रताप सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पड़ा। और उसके अलावा कहीं उसके अलावा तो जहाँ जहाँ भी गया उन वहाँ तो मैंने जो है वो बताया ना 8 नेहरू, गांधी, तिलक, विवेकानंद, इन इन महापुरुषों के जो है मैंने पोर्ट्रेट बनाए हैं जगह जगह पर। अच्छा। क्या तो आप जब जब देश आज़ाद हुआ था तब आप 12 साल के थे। देश आज़ाद हुआ था तब आप लगभग 12 साल के थे। तो उस समय का माहौल का ऐसा कुछ याद है कि कैसा माहौल था यहाँ पे? हाँ, यहाँ जो है इससे हमारे जो खास नेता थे वो नरेंद्र सिंह चौधरी थे, और गुरुराज जी मां साहब थे। इन दोनों ने सेवा दल बना करके और कांग्रेस का अ, आंदोलन शुरू किया मॉडल स्कूल में। यहाँ से ये जुलूस निकालते थे क्या, और हमारे हम स्कूल में छोटे छोटे थे तो हम भी हमारे स्कूल की छुट्टी करवा सके और हम भी उसके साथ में जुलूस में शामिल हो जाते थे। तो ये हमारा उस समय का था। उसके बाद में जब आज़ादी हुई तो हमारे क्लास में एक जंप दिया, एक क्लास आगे हमको आगे बढ़ाया। तो उस वक्त जो है माहौल अच्छा था, और कांग्रेस के लीडर जो है बढ़िया सेवा करते थे लोगों की, और सब लोगों की श्रद्धा भाव अच्छे थे। उसके बाद की बात है, बहुत वर्षों तक तो मोहनलाल सुखड़िया हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 18 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे क्या। और यहाँ के जो खास लीडर हैं सीपी जोशी, वो कई वर्षों तक जो है एमएलए के पोस्ट पर अपना सेवा देते रहे हैं, और आज भी वो राजस्थान विधानसभा के वो अध्यक्ष है। और हमारे नाथद्वारा के लिए उन्होंने बहुत विकास का काम किया। यहाँ के हमारा जल की समस्या थी, उस जल की समस्या को हल किया उन्होंने, जलाशय बनाए मोटे मोटे। और आज बांध से पानी हमारे घरों में गाँवों में जाता है, 200 गाँव में जो है इसका पानी का लाभ मिलता है उनको। तो ये जो है हमारे विकास में बहुत, यहाँ हॉस्पिटल बनवाया उन्होंने, कितना सीट का था है, 52 है बेड, 200 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है। फिर हमने रिटायर होने के बाद मिर्जासी संघ में हमने जो है भाग लिया,
हमारे मंदिर मंडल नाथद्वारा के सेवक जो कार्यकर्ता थे ब्रजवासी लोग, उनको उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके लिए हमने आंदोलन चला करके और वहाँ के मंदिर मंडल के बोर्ड के में जो है हमने उसकी मांग रखी और उनका जो है वेतन, भत्ता और घी, गेहूँ का जो है वो सीधा चालू करवाया। तो ये जो आपने लड़ाई लड़ी वो ये कौन से साल में लड़ी? ये बात है लिखायत महाराज श्री गोविंद लाल जी महाराज जो है 1995 वहाँ की बोर्ड में हमने ब्रजवासियों की समस्या रखी। महाराज श्री ने उसको समझा और उन्होंने उनकी स्वीकृति से बढ़ोतरी हुई। आज वहाँ के सेवक जो है थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक जलाशय परिषद बनाया, क्योंकि नगर के जो सरोवर हैं वो सूखते जा रहे थे। नदी, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ जो है सूख रही थी, कीचड़ भरा हुआ था, उनको हमने साफ करवाया। हर साल हमारा यही काम था। और झरना की बावड़ी को हमने 50,000 रुपये लगा करके उसकी कीचड़ निकलवाया और पानी शुद्ध किया और उसके घाट की मरम्मत करवाई। उसके बाद में हमने गिरधर सागर जो हमारा पुराना सरोवर है महाराज गिरधर लाल जी के नाम से, उसको हमने उसकी मरम्मत करवाई 8 लाख रुपए लगा करके। उसमें 5 लाख रुपया टेम्पल बोर्ड ने दिया, 2.5 लाख रुपया जो है यहाँ के MLA CP जोशी ने दिए और 50,000 रुपये हमने जन सहयोग से इकट्ठे किए। इस तरह से 8 लाख रुपये हमने लगा के वहाँ की घाट, वहाँ की जो है पाल को मजबूत किया और आज भी उसका वो बहुत उन्नति पर है। और अब तो उस नगर पालिका ने और उसको सुंदर बनाने की कोशिश की है और एक सुंदर पर्यटन स्थल बन गया है। वो लोग वहाँ जाते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। तो नहीं, गिरधर सागर का तो हमने पूरा वीडियो भी बना के अपलोड किया है। हाँ, तो बहुत अच्छी जगह लगी हमको। तो हमने भी मतलब लोगों को, सबको, अपने दर्शकों को बताया कि भाई ये बहुत अच्छा पारिवारिक पिकनिक स्पॉट है, नावों की फैसिलिटी इन सब हो गई वहाँ पे। अब तो हम गए थे वहाँ पे। इसी तरह से नाथुवास झरना दरवाजे से लगा कर नाथुवास तक जो भी बावड़ियाँ थी, कुएं थे, कुंड थे, उनकी कीचड़ निकलवा कर उनका पानी शुद्ध किया और हर साल उनकी मरम्मत करवाने का जिम्मेदारी हमारी जलाशय परिषद की थी। और उसमें टेम्पल बोर्ड के CEO हमको खूब मदद करते थे। वहाँ कच्चा मटेरियल वो भी सब हमको मुहैया करते थे और हर साल जो है हमारा ये कार्यक्रम चलता। तो आपका जो जीवन है वो एक तरह से गांधीवादी और नेहरूवादी विचारधारा से प्रेरित है। तो ये जो प्रेरणा है गांधीवादी और नेहरूवादी विचारधारा की प्रेरणा आपको कब मिली और कैसे आप मतलब इस विचारधारा को अपनाया? ऐसा है कि ये हमारा खानदानी विचार है। अच्छा। हमारे नाना साहब जो है कांग्रेस के अच्छे लीडर थे। अच्छा। उन्हीं की प्रेरणा हमारे मोहल्ले में ही CP जोशी का भी निवास है। हम उन बराबर इस पे टच में रहते थे, तो हमारे जो है विचारधारा उसी हिसाब से बनी क्या। और मोहल्ला ही पूरा नाथद्वारा का वो कांग्रेस की बन गया है एक तरह से। तो आपने कांग्रेस में सक्रिय सदस्यता कब ली? ये तो रिटायरमेंट के बाद ही ली होगी। रिटायरमेंट के बाद ही ली, या रिटायरमेंट के बाद ही ली। तो सक्रिय सदस्यता लेने के बाद भी आपने कभी कोशिश नहीं की कोई पार्षद या MLA का चुनाव? नहीं,
क्यों उसका? चुनाव लड़ने की मेरी नीति नहीं थी। मेरा उद्देश्य तो समाज की सेवा करना था और उसी हिसाब से मैंने पार्टी ज्वाइन की और उसका लाभ भी हमको मिला। तो जैसे आप हर इंसान के जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है, तो आपकी जिंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे। तो आपको मतलब किस चीज से वापस लड़ने की ताकत मिलती थी, या प्रेरणा कहाँ से मिलती थी आपको? है ना। अब जैसे हमारे नगर में सड़कें खराब थी, तो सड़कों के लिए जो हम मांग करते थे सरकार से, कलेक्टर से, सबसे कलेक्टर जो है ये अड़ जाता था कि नहीं हम तो जो है अमुक टाइम कराएंगे, ठीक कराएंगे। हमने आंदोलन चालू किया उसका, सड़क रास्ता शुद्धि उस सुचारू रूप से चले। और सब कीचड़, जो वैष्णव लोग आते थे वो कई रास्ते में बाल बच्चे वृद्ध गिर जाते थे, बड़ी तकलीफ हुई। हमने उसको कलेक्टर को चैलेंज करके हमने इस आंदोलन को शुरू किया। 3 दिन में हमने जो है वहाँ सड़क बनवाने की व्यवस्था कर दी थी। तो ये एक तो ये, दूसरा ये हमारे नगर का जो हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर पूरे नहीं होने से हम वहाँ भी आंदोलन करके वहाँ धरना देते थे और वो भी जो है उसमें भी हमको सफलता मिली। तो यहाँ का जो पुराना सरकारी हॉस्पिटल था वो भी आपने मैनेज किया? हाँ, वो वहाँ पहले हमारा ये कश्यप कॉम्प्लेक्स अभी जो बना हुआ है, ये उस जगह पर गौधन हॉस्पिटल था, टेम्पल बोर्ड की तरफ से बनाया हुआ। हमने मांग की कि हमारा हॉस्पिटल यहाँ पहले से है, इसको हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए। और इस बात को लेकर के हमने सरकार से और महाराष्ट्र से बहुत ज़ोरदार मांग शुरू की। उन्होंने इस बात को माना और केशव कॉम्प्लेक्स में एक दो एक 4 कमरे जो है इसके लिए निश्चित किए और वहाँ हॉस्पिटल खोला। और वो हॉस्पिटल हमको जो है व्यवस्था मैनेजमेंट में हमको दिया। हम लोक अधिकार मंच के लोगों को बुला करके यहाँ के टेम्पल बोर्ड के अधिकारी ने हमसे कहा कि आप जो है हम आपको ये हॉस्पिटल सौंप दें और आप इसको चलाने को तैयार हो तो आपको हम सौंप सकते हैं, लेकिन हम चला लेंगे। हम तो आपकी शर्त क्या होगी? तो शर्त यही है कि डॉक्टर, स्टाफ, कंपाउंडर, नर्स, दवाइयाँ, फर्नीचर सब जो है सारा पैकेज में टेम्पल बोर्ड का होगा। उन्होंने इसको स्वीकार किया। हमारे बीच में टेम्पल बोर्ड और हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ और आज भी एग्रीमेंट उसको उस फाइल में है। क्या तो इससे 2006 से 2020 तक हम इस व्यवस्था को बनाए रखे। उसके बाद में जो है उस स्थान पर नगर मोहल्ला क्लिनिक सरकार की तरफ से खोल दिया गया और वो टेम्पल बोर्ड का जो हॉस्पिटल है उसको बंद कर दिया गया। क्या अब वहाँ डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर स्टाफ रहता है। तो हमारी ये छोटी मोटी ये उपलब्धियाँ हैं जो हमको प्रेरित करती रही। और हमने निःशुल्क 16 साल तक सेवा की हॉस्पिटल की, निःशुल्क, कुछ भी नहीं लिया हमने। क्या मतलब आप राजनीतिक पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े रहे, लेकिन आपका राजनीतिक कोई वो नहीं था, वो लक्ष्य नहीं था, सिर्फ समाज सेवा के लिए जुड़े आप? क्योंकि नॉर्मली लोग बाग राजनीति में जो भी जाते हैं वो कुछ ना कुछ पद के लिए जाते हैं, लेकिन आप सेवा के लिए गए। मैंने कभी भी मांग नहीं की उनसे। क्या और बार सम्मान भी करते थे कांग्रेस के लोग, इस बात। तो आपके जैसे आप ने बताया कि आप पहले पुलिस में भर्ती हुए थे आप, तो कितने टाइम तक भर्ती रहे, मतलब कितने टाइम तक काम किया पुलिस में? 1.5 वर्ष तक। कहाँ पे पोस्टिंग, कहाँ पे थी आप? उदयपुर। उदयपुर में कौन से मेन सिटी में ही? उदयपुर में 1 साल तक तो हमने ट्रेनिंग में लिया। 6 महीने हमने प्रताप नगर थाने में हमारी नियुक्ति थी।
तो फिर वो पुलिस का छोड़ने का कारण? घरेलू परिस्थिति थी। अच्छा अच्छा। क्या हमारा परिवार जो है अकेले रहता था, उनको संभालने वाला कोई नहीं, तो हमको जो है त्यागपत्र दे करके एजुकेशन में आना पड़ा। तो एजुकेशन की फील्ड में कौन से साल में आ गए थे? 54 में? 56 में। 56 में। और फिर बाद में 83-84 में तो आपकी तनख्वाह भी टीचर की अच्छी खासी हो गई थी, तब तक तो आपने संघर्ष ही किया होगा। इसका टीचर्स की पहले बहुत कम तनख्वाह थी, तो 82-83 में तो भी हमको असंतोष नहीं था तनख्वाह से। तनख्वाह उस वक्त थी पर्याप्त थी हमारे लिए। वो धीरे धीरे महंगाई की बढ़ने से जो है ये सारी प्रॉब्लम पैदा होती है। बाकी उस वक्त मैं शिक्षक संघ का अध्यक्ष था। आंदोलन करते थे हम तनख्वाह बढ़ाने के लिए। तनख्वाह बढ़ती थी और जहाँ भी मैं गया मैंने संगठन स्थापित किया। तो गांव में गया तो गांव के लोगों के इस एरिया के टीचर्स को संगठित करके और हमने अपनी जो मांग होती थी वो उसमें मनवाते थे और थोड़ा व्यवस्थित रूप से हम आंदोलन करते थे। तो अध्यापन के दौरान कुछ ऐसी कोई घटना या ऐसे कोई मोमेंट या ऐसी कुछ जगह जो आपकी मुख्य यादगार रही हो कि वो अभी तक आपके एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हो? उनका मैं तो ऐसा है कि हमेशा विरोधी रहा हूँ। क्या मैंने किसी अधिकारी को अपना अधिकारी नहीं माना। क्या और उससे संघर्ष करना पड़ा समय समय पर। इसी तरह से ट्रांसफर भी होते रहे। वो सजा हम भुगतते रहे। हाँ, इसीलिए आप ये मतलब 35 साल की उम्र के कार्यकाल में आपने 30 ट्रांसफर हो गया आपका। तो आपकी वैसे ना विशेष रुचि किस किस चीज में आप? अब तो कोई भी रुचि नहीं है। अब तो कोई रुचि नहीं है। नहीं, तो शुरू से क्या क्या रुचि रही बचपन से लेके? बचपन में ये बच्चे स्कूल में जाना, पढ़ाना, ईमानदारी से पढ़ाना बच्चों को और होशियार करना। फिर लेजर टाइम जो मिलता था हमको उसमें आर्ट का तरफ हमने ध्यान दिया। हर गर्मी की छुट्टियों में मैं कोई न कोई पेंटिंग बनाता ही था। मूर्ति बनाना, पेंटिंग बनाना, हर गर्मी की छुट्टियों का पूरा मैं उसका सदुपयोग करता था। एक ये चीज भी हम पूछना चाह रहा था कि आपने ये मूर्ति कला और पेंटिंग और ये कहाँ से सीखी? ये जयपुर से सीखी मैंने। जयपुर में किसी आर्टिस्ट से? डिपार्टमेंट की तरफ से हमको जो है ट्रेनिंग में भेजे थे। अच्छा। हाँ, तो कितने टाइम में ट्रेनिंग मिली थी? 1 महीने की ट्रेनिंग थी। अच्छा, 1 महीने ट्रेनिंग में आप इतने ट्रेंड हो गए, इतनी सारी पेंटिंग्स और आइडिया लेना था उसका। क्या हाँ। क्ले मॉडलिंग का था वो सेंटर है वहाँ। संस्था है, जगह है? संस्था है। अच्छा। आपकी जिंदगी में सबसे मतलब प्रेरणादायी व्यक्ति कौन है जिससे आपको बहुत शक्ति मिली हो या प्रेरणा मिली हो बुरे बुरे टाइम में, जिसने आपको, जैसे हर इंसान का बुरा टाइम आता है तो कोई ना कोई प्रेरणा का सोर्स ढूंढता है। मेरी जिंदगी में मैंने किसी को अपना सिर्फ वो गुरु नहीं बनाया। अच्छा। मैं स्वयं मेहनत करके उससे सीखने की कोशिश की। अच्छा। और यही कारण है कि भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की और आज मेरा परिवार फल रहा फूल रहा है। मेरा एक बच्चा एडवोकेट है, मेरे 2 पोते हैं, एक एडवोकेट है, एक डॉक्टर है। क्या और मेरी बच्ची पढ़ी लिखी जो है और मेरी वाइफ जो है अभी इसी साल चली गई है। क्या इस बात का दुख हो रहा है। बाकी तो मेरे घर में सब आनंद मंगल है। मेरे बच्चे जो है मेरे घर को बढ़ा रहे हैं आगे। मैं बहुत सुखी हूँ। ये भगवान मेरे जैसा सुख सबको दे। तो नहीं, तो ये बाकी जैसे आपने संघर्ष तो खूब देखा, क्योंकि ये घर भी आपने खुद ने अपने हाथ, आधा तो अपने हाथों से बनाया हुआ है न, ये प्लॉट भी बड़ी मुश्किल से खरीदा हुआ है। तो उसमें उस समय कैसी परिस्थिति थी, क्या थी, किन किन परिस्थितियों का आपने सामना थी किया? कि हमारा
पुराना जब मकान था बागरवाड़े में, उसको हमने 3 मंजिला बनाया। हम 2 भाई हैं। हमारे भाइयों की शादी साथ में हुई है, एक ही वर्ष में, और मकान भी उसी वर्ष में बनाया। तो उससे क्या हुआ कि हम थोड़े कर्ज में आ गए, कर्जदार हो गए। कर्जदार होने के नाते हम लोगों को समय में पैसा नहीं दे सके, तो हमको हमारी खेती बाड़ी बेचनी पड़ी, घर बेचना पड़ा, या गाय भैंसे पशु सब बेचने पड़े। हम सड़क पर आ गए, और उसके बाद में हमने संघर्ष शुरू किया। क्या, और उससे क्या है कि हमारी हिम्मत तो बढ़ी हमारी, क्या, और भगवान ने हमको साथ साथ दिया, तो समय समय पर सब अच्छा होता गया। नहीं तो ये कौन से साल, कितने साल के थे आप जब ये सब घटनाएं हुई, सब जो आपके पैसा? 18 वर्ष की उम्र में। अच्छा, 18 वर्ष की उम्र में, मतलब आप? शादी हो गई थी, और सर्विस भी उन्हीं दिनों में हमारी माँ जो है बीमार होकर के उसकी डेथ हो गई, और हम बिल्कुल अकेले हो गए, और सारा परिवार बिखर गया। भगवान ऐसा सबको एक एक कहना कहते एक क्या कहते हैं, सुनामी आ गई हमारे जीवन में, क्या, सब उजड़ गया, और भगवान ने वापस उनको ठीक स्थान पर ला के रख दिया। तो मतलब ठाकुर जी के भरोसे आपने अपनी लाइफ जी, तो उन्होंने भी पूरा आपको फिर आनंद ना? पूरा आनंद दिया, पूरा। क्या, कभी किसी से कुछ लड़ाई झगड़े की जैसे दुश्मनी नहीं रखी हमने। क्या, मगर ये है कि थोड़ा उस जमाने का एक समय था जो अहम ज़्यादा था। क्या, उससे क्या है कि हमको संघर्ष करने में थोड़ा उसमें रहना पड़ा। आत्मसम्मान, स्वाभिमान। स्वाभिमान, बाकी काम हम जो है बड़ी ईमानदारी से करते रहे, या किसी के दया में नहीं पले हम। तो जैसे आप का जन्म हुआ था 1935 में, तो आप लगभग 88 साल के हो चुके हो, तो आपके मतलब हेल्थ का और जो समाज सेवा के लिए जो आप जो एक्टिविटी के लिए जो आप एनर्जी लाते हो, उसके लिए मतलब क्या? खेलता रहा, खेलने का शौक था। फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, इन खेलों में मेरी रुचि थी। हम खेलते थे, और उसके बावजूद भी हम कसरत, कुश्ती, तो सब वही करते थे। हर गर्मी की छुट्टियों में हम जो है अखाड़े में जाते थे। ऐसा जो है शरीर को तो बनाए रखने के लिए हमने बहुत कोशिश की। शारीरिक मेहनत पूरी करी। रेस लगाते थे, सुबह उठ करके रेस लगाने जाते थे, या जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता था। और ऐसी कोई नादरे की ऐसी कोई घटना जो आप जो आम लोगों को भी अभी के जो जनरेशन है उनको पता नहीं हो, लेकिन आप अगर बताना चाहें जो आपके यहाँ यादगार रही कि भाई बुरी या अच्छी जैसी भी कोई ऐसी कोई घटना हो नादर की, जो आपके जीवन काल में हुई, लेकिन अभी के लोगों को, अभी की जनरेशन को उनका पता नहीं हो? नहीं, ऐसी तो कोई घटना नहीं हुई हमारे जीवन में। नासार में सब सुख शांति रही है। नहीं तो नादर में जैसे इतने सालों में क्या बदलाव महसूस किया आपने? बदलाव तो ये है कि जो राजनीतिक के हिसाब से जो है हमारे लीडर बराबर काम करते रहे हैं, नगर का विकास करते रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी आने नहीं रही है। यहाँ की जैसे अभी नगर पालिका है, या के यहाँ का जैसे मंदिर मंडल की व्यवस्था है, तो वो उससे भी वो उनमें कुछ आपको कुछ कभी कुछ खामी है? मंदिर मंडल में तो हम महाराष्ट्र से इस बात का विरोध करते थे कि ये सेवाकर्मी जितने भी हैं हमारे, या उन लोगों का सबको ट्रांसफ़र नंबर आना चाहिए। ये ट्रांसफ़र करते हैं हर साल, और कुछ पोस्ट ऊँच बड़ी होती हैं, उनमें उन्हीं पे आते हैं, जिनका नंबर नहीं आता, आते ही नहीं ज़िंदगी भर,
इसलिए हमने महाराष्ट्र से निवेदन किया कि ऐसा कार्यक्रम बनाओ जिसमें 5 साल में कम से कम एक बार उसके जीवन में सेवा करने का मौका मिले। तो उस बात को भी उसने ध्यान रखा, लेकिन वहाँ भी ऐसे ही चलता है, सिफारिशें चलती हैं। तो आपको आपके जीवन में जैसे आपने इतना संघर्ष किया, सब किया, तो आपको कब ये एहसास जब ये कब खुशी हुई कि हाँ अब मैं एक अच्छी कंडीशन में आ गया हूँ? अच्छी कंडीशन का मतलब तो मतलब आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ अब मैं थोड़ा अच्छी अच्छी सिचुएशन में आ गया हूँ का कौन? रिटायरमेंट के बाद में पैसे की थोड़ी हिफाजत रही है, उसमें तंगाई नहीं आती थी। बाकी तो जो सर्विस लाइफ में तो आती थी पैसे की कमी। उस समय टीचर्स की तो सैलरी भी बहुत कम थी, तो बहुत बाद में पिक्चर्स इतनी में बढ़ी है। उसके बाद में जो है हमने घर की तरफ ध्यान दिया, घर के झोंपड़े ठीक किए, घर का प्लॉट लिया और एक कमरा हर साल बनाते रहे और इस तरह से मकान को बढ़िया बनाने की कोशिश की। और अब तो जो है हमारा मकान बहुत बड़ा बन गया है। इन दोनों बच्चों ने हमारे जो है बहुत संघर्ष करके जो है इसकी उन्नति पर लाए, इसको भगवान ये आनंद में रहे। ये तो आपने जैसे नेहरू जी की भी आपने गांधी जी के भी बारे में आपने सुने होगा, 12 साल के तो मतलब एक तरह से टीन एज में आ चुके थे। तो नेहरू जी और गांधी जी के टाइम का जो देश था और राजनीति थी, उसके बाद इंदिरा गांधी आए, लाल बहादुर शास्त्री आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, तो इनके जो ये पूरा फेज जो चला राजनीति का अपने 75 साल का, तो इसमें उस समय और अभी में क्या क्या है, मतलब बदलाव क्या है, मतलब क्या चेंज? बदलाव तो ये है कि ये जो अभी वर्तमान सरकार है वो पिछली सरकार के खिलाफ प्रचार करती है, कांग्रेस को बुरा बुरा बताती है और सब कुछ हमने ही किया है, 8-9 साल में हमने ही किया है, पहले कुछ ही हुआ ही नहीं। और वो तो कांग्रेस मुक्त भारत को बनाना चाहते हैं। अब क्या है कि सांप्रदायिकता खूब बढ़ गई है और हर चीज़ में जो है धर्म और सांप्रदायिक बातें होती हैं, तो उससे क्या आपस में हिंदू मुस्लिम की भावना पैदा करके आपस में ईर्ष्या द्वेष और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए हैं। बाकी तो सबने अच्छा ही काम किया है क्या इस तरह से। अच्छा, ये सरकार जो है पक्षपाती सरकार है, ये पक्षपात करती है। अब वर्तमान में जो महिला पहलवान हैं उनके साथ में जो बुराइयाँ हो रही हैं, जो घटना घटी है उसके ऊपर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और उनको दोषी बना करके और उनको जेल में डाल करके बंद करके और ये सुनवाई नहीं कर रही है। और कहते हैं कि हम बेटी बचाओ ना बेटी पढ़ाओ ना, तो महिलाओं को हम ऐसा करते हैं वो करते हैं, सब जो है ऊपरी बातें हैं। क्या बात विदेश में जा कर के हम भारत की बहुत तारीफ करते हैं और यहाँ करके जो है हम लड़ाई झगड़े करते हैं। तो इस तरह की नीति नहीं सही नहीं है। लोग वहाँ बहुत विरोध में काम कर रहे हैं, इनका भाजपा के पक्ष में नहीं है लोग वहाँ। नहीं, तो जैसे ये तो भाजपा वाली बात हो गई, ये तो 2014 की बात है। जो 1975 से मतलब 1947 से लेके और फिर 70 का दशक, 80 का दशक, उसमें क्या आपने उस समय क्या क्या बदलाव, उस समय का जो समय था वो सरकारों का ध्यान विकास में ही था। तालाब बनवाना, सड़कें बनाना और खेती का विकास करना और कारखाने लगाना और बांध बनवाना, ये सारी बातें जो बुनियादी जो आवश्यकता थी उनको सरकार करती रही। और सब पूरा देश तो बहुत गरीबी से उठा, इसलिए सब पर तो ध्यान दिया नहीं गया। या और जो खास बातें हैं उनकी उन्नति करने के लिए
जो नियम को मजबूत करने के लिए ये जो योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाएं बनी। अब तो कोई पंचवर्षीय योजना है नहीं। अब कोई नीति आयोग ही बंद कर दिया। नीति आयोग बनाया था, वो भी बंद हो गया, क्योंकि नीति आयोग के सदस्यों ने एक एक करके इस्तीफा दे दिया। क्या तो कहीं कमी रहती ही है लोग। तो नहीं, तो आप जैसे राजनीतिक करियर में तो आप मतलब सक्रिय राजनीति में तो आप रिटायरमेंट के बाद हुए जुड़े, तो लगभग वो 93-94 के बाद ही जुड़े। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, तो उस समय उस बारे में आपका क्या विचार है कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ था, या कैसे होना चाहिए था, या क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ? तो क्या है कि उस वक्त तो उसने आंदोलन शुरू कर दिया जेपी ने। हाँ। उससे जो है अशांति फैल गई सारे देश में, और एक तरह के कंट्रोल से बाहर हो गई थी बात। इसलिए उसने जो है धारा 56 लगा दी, और निर्दोष लोगों को भी जेल में जाना पड़ा। 356 हाँ। तो ये एक इसके कलंक था एक तरह से, क्योंकि सरकार संविधान ने अधिकार दिया है सरकार को ये 356 लगाने का, लेकिन ये सही नहीं है। आज भी इसकी आलोचना होती है। और वैसे 356 क्या कहना चाहिए उसको, आज भी लगी हुई है धारा। तो काम वैसे ही हो रहा है। आदमी अगर कोई उसके खिलाफ बोल देता, सरकार के खिलाफ बोलता है या प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है, तो फट उसके ऊपर कार्रवाई चालू कर देते हैं और उसको जेल में बिठा देते हैं। उसने क्या है कि चीते पाल रखे हैं, चीते। CBI है, AED है, और इनकम टैक्स है। ये चीते हैं, जो भी कोई आलोचना करेगा उनके ऊपर वो चीते छोड़ देते हैं और कार्रवाई करते हैं, पकड़ के लाते हैं और जेल में। तो ये एक भय पैदा करना जनता में अच्छी बात नहीं होती। तो आपकी जिंदगी जैसे कोई एक अचीवमेंट जो कोई अपन मतलब पूरा सम अप करें कि भाई पूरी लाइफ में जो भी, जो आपने इतने इतने सारे पदों पे रहे, इतने सारे आपने समाज सेवा के काम किए, सब किए, तो एक कोई ऐसा अचीवमेंट कोई है जो आपके दिल के करीब है कि नहीं यार ये जो मैंने अचीवमेंट किया ये बहुत अच्छा किया? ये जाना चाहूँगा, और जो हमने मुद्दा उठाया वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने जलाशयों को यहाँ पूरा वापस, हाँ, जैसे हमने नाथुवास का श्रीनाथ सरोवर, सियार सरोवर, इनकी बराबर मांग की, तो एक श्रीनाथ सरोवर नाथुवास वाला ठीक हो गया। अब इधर सियार वाला उसकी प्लान बन रही है। CP जोशी से करके हमने उसको उसमें ले लिया है। हाँ, तो मतलब जलाशय संरक्षण समिति में जब थे, वो जो काम आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए है। तो आप अभी जो जितने दर्शक देख रहे हैं, तो युवा हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि हेल्दी, फिट और एक जो बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, जिंदगी की मुसीबतों से डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनको कैसे इन चीज़ों से वो कोप करें? क्या कोट करें? नवे जो है युवा जो है बेकार है, उसमें असंतोष है, उनको काम देना चाहिए। उनको काम उनको क्या कहना चाहिए कि उनको कोई अच्छा काम मिले और काम कर, देश की उन्नति होगी। नहीं, बेरोजगारी तो जैसे पहले भी थी, शुरू से बेरोजगारी चली आ रही है, और अभी तो अपने यंग और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो बेरोजगारी की समस्या तो और ज्यादा बढ़ेगी। उसका सुधार होना जरूरी है। लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पे जैसे मैं हूँ, अगर मान लो जैसे मेरे बुरी परिस्थिति का सामना कर रहा हूँ, तो मैं मतलब लाइफ में हेल्दी हैप्पी लाइफ कैसे जी जाए, तो उसके लिए आप क्या? मेरे दिमाग में एक योजना है। अगर लोगों को आर्थिक जीवन में सुधार करना है लोगों का, तो हमारे नाथद्वारा में पशुपालन का
धंधा बहुत बढ़िया होता है। आप जो है सब तहसीलों में पशुशाला खोल दो, क्या वहाँ 100-150 गायें रखो और उनके ऊपर एक कमेटी बनाओ, वो उसको दूध उसका सारा हिसाब किताब मैनेजमेंट उनके पास। हर गांव में इस तरह की बातें हो तो लोग वहाँ कमाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और सब खुशहाली आएगी। वो अमूल के जैसे जो जिस तरह से हुआ वो वाला, ताकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रोजगार मिलेगा क्या, और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। और दूध जो बाहर से आ रहा है वो होमोजेनाइज दूध है, जो वो तो वैसे ही नुकसान करता है, तो वो अपने यहाँ के प्योर गाय का दूध तो हमारा नंबर 1 बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे पहला दूध उत्पादक देश भारत है। क्या नहीं, वो तो है, लेकिन वो जो दूध पैकेजिंग वाला दूध है वो सब होमोजेनाइज्ड है। स्कूलों में जो दूध पिलाया जाएगा वो ये मिल्क पाउडर का दूध पिलाया जाएगा बच्चों को। वो तो और नुकसान, उसमें तो प्रिजर्वेटिव सब होते हैं। तो इस तरह से चल रहा है काम कार्यक्रम। जिस नाथद्वारे में आपको अभी किस चीज ऐसी क्या चीज है जो नाथद्वारे में आपको लगता है कि इस चीज की कमी नाथद्वारे में है, और ये चीज हम यहाँ के एमएलए या नगर पालिका को या कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए। मैंने सीबी से शुरू से भी उसने ऐलान किया था कि हम यहाँ गाँव में जो है यहाँ इंडस्ट्री खोलेंगे और बेरोजगारी मिटाएंगे, और बार बार मैं पूछता हूँ लोगों को वो स्कीम अभी लागू नहीं हुई है। बाकी हमारे यहाँ बहुत जगह है इंडस्ट्री खोलने की, वो खोलनी चाहिए, बस लोग बाग जो है उनको धंधा मिले। हाँ, आप चाहते हो मतलब यहाँ इंडस्ट्रीज का अभाव है तो इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए। और बस लास्ट में अगर कोई संदेश आप दर्शकों को देना चाहें कि भाई वो राजसमंद के लोग बागों को कोई संदेश अपनी तरफ से देना चाहें। सलाह तो बच्चों को, नवयुवकों को जो है अधिकारियों के लिए लड़ना चाहिए और अपने नगर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पानी का वेस्टेज नहीं हो, सड़कों में गटरें साफ हो रहे या पानी शुद्ध मिले, ये बातें हैं। इसके लिए तो सबको जागरूकता होनी जरूरी है कि जागरूक नहीं होंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि दर्शकों को जो भी देख रहे हैं इनको इनके जीवन से कोई प्रेरणा मिली होगी, और इनके संघर्ष से जो इन्होंने संघर्ष से लड़के और आज जो भी उपलब्धि हासिल की है कि आज ये बिल्कुल अपने आप को सुखी और समृद्ध फील करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाल के और हमसे बातचीत की, सबको अपने जीवन के अनुभव बताए। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और कोई भी कमी हो तो धन्यवाद। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।